नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज आपको फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है? अगर हम किसी इंसान को नॉर्मल या हेल्दी कब कहेंगे? जब उस पर्सन के बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल होगी तभी हम उसे हेल्दी कहेंगे। जैसे कि उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ब्लड सेल काउंट, ये सब नॉर्मल होगी तभी हम उसे नॉर्मल कहेंगे। हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर आदि ये सब पैरामीटर्स है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग का पता चलता है। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के रिलेटेड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, उसकी नॉर्मल वैल्यूज और सिग्निफिकेंस के बारे में बताने वाला हूँ। डी फार्मेसी सेकंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में फिजियोलॉजिकल पैरामीटर चैप्टर मौजूद है। एमएसबीटी की एनुअल एग्जाम में इस पे कंपलसरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे सवाल पूछे जाते हैं। 2001 साल से 2019 साल तक के क्वेश्चन पेपर में जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पूछे गए हैं वो सब पैरामीटर्स इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। वीडियो में मैंने पैरामीटर्स को कैसे याद करना है उसकी ट्रिक्स भी बताई है। वीडियो अंत तक देखते रहिए, आप फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स आसानी से याद कर लोगे और आपके एग्जाम के 2 मार्क्स भी फिक्स हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी लर्निंग विद सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। टोटल 19 पैरामीटर्स है जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। टेबल में पैरामीटर्स के नाम के आगे स्टार दिए हैं। उसका इंडिकेशन है नंबर ऑफ टाइम्स वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यूज, बाद में आपको उसकी यूनिट और सिग्निफिकेंस कैसे याद करना है इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले टेबल में आरबीसी के रिलेटेड पैरामीटर्स दिए हैं। आरबीसी काउंट, इसकी नॉर्मल रेंज है मेन, वुमन, चिल्ड्रन में यहाँ पे दिए हैं। हीमोग्लोबिन वैल्यूज, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यहाँ पे 3 मेथड है, कौन सी भी एक मेथड आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड है। डब्ल्यूबीसी अदर नेम फॉर डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट बेसोफिल, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। बाद में क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। क्लॉटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड्स है, इसमें से कौन सी भी आप मेथड यहाँ पे लिख सकते हो, कैपिलरी ब्लड मेथड या वेनस ब्लड मेथड। उसकी नॉर्मल रेंज 2 to 6, 10 to 13 मिनट्स और प्रोथ्रोम्बिन टाइम 10 to 40 सेकंड्स। नेक्स्ट वैल्यूज ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, यह आपको मेजर करना है वेट में, मिलीग्राम 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 per 100 ml. In 100 ml blood, how much quantity is present? 80 to 120 blood sugar, cholesterol 150 to 240 milligram %, creatinine 0.6 to 1.2 milligram per 100 ml blood. Blood pressure, systolic and diastolic, systolic 120 mmHg and diastolic 80 mmHg. Specific gravity of urine 1.005 to 1.025, यहाँ पे यूनिट नहीं है। स्पर्म काउंट 60 to 150 मिलियंस पर सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। पल्स रेट और हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट प्लस और माइनस 10। रेस्पिरेटरी रेट, चिल्ड्रन अप टू 1 year 50 to 25 पर मिनट, एडल्ट 60 to 20 पर मिनट। आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने हार्ट रेट कितने हैं, अपने वॉच लगा के आप ये काउंट कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज यहाँ 72 प्लस माइनस 10 इतनी आएगी और यहाँ पे 60 to 20 पर मिनट इतना रेस्पिरेशन रेट आएगा। बाकी ये जो लास्ट के 3 पैरामीटर्स है, दिस पैरामीटर्स आर रिलेटेड विद द एंजाइम, EST और HGOT, ELT, HGPT, ELP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। यहाँ पे ध्यान में रखना है इसका यूनिट IUA एंड इंटरनेशनल यूनिट। आपने डिफरेंट पैरामीटर्स और उसकी नॉर्मल वैल्यूज देखी।
उस नॉर्मल वैल्यूज के आगे यूनिट है। अगर आपने यूनिट गलत लिखा तो आपकी वैल्यूज गलत हो जाएगी, इसलिए आपको उसका यूनिट करेक्ट लिखना जरूरी है। अब मैं आपको यूनिट ध्यान में रखने की ट्रिक बताने वाला हूँ। टेबल में दिए गए पैरामीटर्स को ब्लड रिलेटेड, यूरिन रिलेटेड और अदर पैरामीटर्स में डिवाइड किया है। ब्लड रिलेटेड पैरामीटर्स को आगे आरबीसी के रिलेटेड पैरामीटर, डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड पैरामीटर और ये यहाँ पे प्लेटलेट के रिलेटेड पैरामीटर्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे जो बोल्ड लेड वर्ड्स दिख रहे हैं, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, बेसोफिल, स्पर्म, यहाँ पे सेल्स को काउंट किया जाएगा। लेकिन सेल्स काउंट कितने ब्लड वॉल्यूम में करेंगे? हम ह्यूमन का सब ब्लड निकाल के सेल काउंट नहीं करने वाले, पर्टिकुलर ब्लड वॉल्यूम में हम सेल काउंट करेंगे। इसलिए यहाँ पे यूनिट होगा सेल्स पर mm क्यूब। आरबीसी काउंट सेल्स mm क्यूब, डब्ल्यूबीसी सेल्स mm क्यूब, बेसोफिल सेल्स mm क्यूब। लेकिन यहाँ पे देखिए स्पर्म काउंट, इसका यूनिट होगा सेल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। mm क्यूब मीन्स 0.001 ml ब्लड। यहाँ पे 0.01 ml ब्लड में कितने आरबीसी सेल्स है, यहाँ पे ये यूनिट आपको जानकारी देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब सेल्स का काउंट करते समय सेल्स पर mm क्यूब है, लेकिन स्पर्म में इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं, यहाँ पे जहां जहां अंडरलाइन आपको दिख रहा है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, इसको मेजर करने के लिए आपको वेट लेना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन, इसका वेट लेना पड़ेगा, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, ये मेजर करने के लिए आपको वेट लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे यूनिट होगा, वेट मिलीग्राम में होगा, ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। यहाँ पे जनरली यूनिट जो होगा वो मिलीग्राम में होगा, मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ब्लड। ब्लड शुगर का यूनिट सेम होगा, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, इन तीनों का यूनिट सेम होगा एक्सेप्ट हीमोग्लोबिन। यहाँ पे मिलीग्राम की जगह ग्राम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हीमोग्लोबिन का यूनिट ग्राम में होगा, नॉट इन मिलीग्राम। आगे देखते हैं इरिथ्रोसाइट ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, पल्स रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। यहाँ पे आपको रेट जानना है, रेट मेजर करना है। अगर आपको पूछा जाए कि आपका चलने का रेट कितना है, तो आप कैसे बताओगे? 1 मिनट या 1 घंटे में 1 किलोमीटर, यानी यूनिट होगा 1 किलोमीटर पर मिनट। 1 मिनट में मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ, ये आपका रेट होगा। इसी तरह इनका यूनिट भी होगा। यहाँ पे आपको रेट जानना है तो इसका यूनिट भी उसी तरह होगा। यहाँ पे पहले देखते हैं पल्स रेट। यहाँ पे आप हार्ट बीट्स काउंट कर रहे हैं, यानी 1 मिनट में कितने हार्ट बीट्स होगी, ये होगा पल्स रेट, बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट, यहाँ पे 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग होगी पर मिनट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यहाँ पे आपको टाइम मेजर करना है। एक तो टाइम मेजर करने के लिए आप सेकंड में करेंगे, मिनट में करेंगे या आवर में करेंगे। यहाँ पे पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट आप पर मिनट में काउंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट काउंट करने के लिए आपको टाइम कितना चाहिए, आवर में। और आप क्या मेजर करने वाले हैं, उसके लेंथ यानी मिलीमीटर में। ये आपको ध्यान में रखना है कि रेट जब आपको लिखना है तब पल्स रेट का यूनिट होगा पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट का पर मिनट, लेकिन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का यूनिट होगा पर आवर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्लॉटिंग टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसमें आपको समय काउंट करना है, और समय काउंट करने के लिए आप सेकंड्स में कर सकते हैं, मिनट्स में कर सकते हैं, आवर में कर सकते हैं। यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम का यूनिट होगा मिनट्स में और प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स का काउंट होगा सेकंड्स में। ये आपको ध्यान में रखना है, आवर में नहीं है।
सेकंड्स और मिनट्स में, क्लॉटिंग टाइम मिनट्स, प्रोथ्रोम्बिन टाइम सेकंड्स में। अब बाकी रह गया मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, MCV। यहाँ पे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम मेजर करना है। सेल का वॉल्यूम यहाँ पे मेजर करना है। कौन से सेल का? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में इसके अंदर कितना वॉल्यूम है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा, वो हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम आपको मेजर करना है। इसे हम कहेंगे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। आप कैसे लिखेंगे यूनिट? माइक्रोमीटर क्यूब पर सेल। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्यूब जहाँ जहाँ आएगा इट इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम। यहाँ पे 0.00001 ml ब्लड हीमोग्लोबिन होगा, ये इतना वॉल्यूम होगा। एक सेल में इतना वॉल्यूम होगा, माइक्रोमीटर क्यूब पर सेल। ब्लड प्रेशर, इसका यूनिट सबसे अलग है, mmHg। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, इसका यूनिट नहीं है। लास्ट में रह गए एंजाइम्स, AST, ALT, ALP, ऑल दीज आर द एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम का यूनिट आप लिखते समय IU में लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल यूनिट। इस तरह से आप फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स और उसके यूनिट ध्यान में रख सकते। यूनिट ध्यान में रखने के लिए आप पैरामीटर्स के नाम से ध्यान में रखें। आपको सेल काउंट करना है, रेट काउंट करना है, टाइम काउंट करना है, वेट मेजर करना है या एंजाइम मेजर करना है। उस हिसाब से आप यूनिट ध्यान में रख सकते हैं। अब हम सिग्निफिकेंस ध्यान में रखने की ट्रिक देखते हैं। यहाँ सिग्निफिकेंस में मैं आपको नॉर्मल वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो कौन सा डिसीज होगा ये आपको लिखना है। पहले चार पैरामीटर्स आरबीसी के रिलेटेड है। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का फंक्शनिंग क्या है? इट कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। इसलिए यहाँ पे अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है तो क्या कौन सा डिसीज होगा? एनीमिया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एनीमिया, ये आप सबको पता है। अगर आरबीसी सेल्स इंक्रीज होते दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। हीमोग्लोबिन का भी सिग्निफिकेंस सेम है, बिकॉज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल, इसलिए आरबीसी का जो सिग्निफिकेंस है वही हीमोग्लोबिन का होगा। हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया, डिक्रीज हुआ एनीमिया। नेक्स्ट मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यहाँ पे रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मैक्रोसाइटिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर लो होता है वॉल्यूम तो उसे हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और यहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए इसको कहेंगे माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक मीन्स मोर वॉल्यूम, माइक्रोसाइटिक मीन्स लेस वॉल्यूम। नेक्स्ट इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, अगर सेडिमेंटेशन होने के लिए आरबीसी सेल को सेडिमेंट होने के लिए अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे, उस डिसीज को कहेंगे थ्रोम्बोसिस, वहाँ पे क्लॉटिंग होगा, इसलिए सेडिमेंटेशन जल्दी नहीं होगा। अगर सेडिमेंटेशन फास्ट होता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एलर्जी। नेक्स्ट पैरामीटर इज WBC और ल्यूकोसाइट्स और बेसोफिल, दीज आर द व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, इट इज यूज इन अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। इसलिए WBC काउंट अगर काउंट इंक्रीज होता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस मीन्स इंक्रीज द सेल, यहाँ पे WBC सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और डिक्रीज होते दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पेनिया, मीन्स ल्यूकोपेनिया। एंड इन केस ऑफ बेसोफिल, इफ बेसोफिल्स आर इंक्रीज इन विच कंडीशन? एलर्जिक कंडीशन। फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पे आपके बॉडी में एंट्री होगी इसलिए बेसोफिल काउंट इंक्रीज होगा, इसलिए दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एलर्जिक कंडीशन अगर बेसोफिल इंक्रीज होते हैं तो। नेक्स्ट क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन इसका टाइम मेजर करने वाले। अगर उसको क्लॉट फॉर्मेशन होने में ज़्यादा टाइम लगता है दैट डिसऑर्डर इट फाइंड आउट्स दैट इज अ हीमोरेजिक कंडीशन।
यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या फाइंड आउट करेंगे? इट फाइंड आउट द क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। ब्लड शुगर, नेक्स्ट ब्लड शुगर, आपको ये पता है अगर शुगर ब्लड में इंक्रीज होती है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डायबिटीज। अगर डिक्रीज होता है हाइपोग्लाइसीमिया। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज इन केस ऑफ डायबिटीज कंडीशन एंड डिक्रीज इन कंडीशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। क्रिएटिनिन, इफ क्रिएटिनिन increases in blood that condition due to the kidney failure. Kidney it is used for the excretion of urine और creatinine यूरिन से excrete होता है and kidney having main role for the excretion of creatinine. अगर kidney failure हो गए तो creatinine का concentration blood में increase हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, ये भी आपको पता है इट इज अ नॉर्मल। ब्लड प्रेशर अब अगर इंक्रीज होता है तो उसे कहेंगे हाइपरटेंशन, डिक्रीज होता है हाइपोटेंशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, दैट इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज इंक्रीजेस इट इज कॉल्ड एज डायबिटीज। डायबिटीज कंडीशन में क्या होगा? इन डायबिटीज कंडीशन थ्रू यूरिन शुगर इज एक्सक्रीटेड इन मोर अमाउंट, शुगर कीटोन बॉडीज, इसकी वजह से यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। That's why if specific gravity of urine is increases, that condition is called diabetes. और अगर specific gravity decrease होती है तो कौन से condition में होगी? नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस means inflammation of nephron. Sperm count decrease होता है, that condition is called as infertility. Next, pulse rate और heart rate. हार्ट का जो रेट होता है वो एक रिदम में चलता है। अगर उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा या पल्स रेट इंक्रीज होगा तो उसका रिदम चेंज हो जाएगा, उस कंडीशन को हम कहेंगे अरिथमिया। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी रेट, अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही तो कौन से कंडीशन में होगी? इन केस ऑफ अस्थमा। अस्थमा आपको पता है, अस्थमा पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए प्रॉब्लम होता है। इन अनदर कंडीशन इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। एंजाइम्स अगर इंक्रीज होते हैं कौन से कंडीशन में इंक्रीज होगी? हेपेटाइटिस। एंजाइम्स जनरली लीवर में रहते हैं, अगर लीवर को प्रॉब्लम हुआ या लीवर में इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में ये एंजाइम्स की लेवल ब्लड में इंक्रीज होगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक बात, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हैप्पी लर्निंग विद सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।